अलावा उनके पास जो और सोफिस्टिकेटेड एम्यूनिशन है वो भी कहां से आ रहा है, माइंस कहां से आ रही है, उनको विदेश से कहीं से कोई सपोर्ट मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है। उस सब के बावजूद जो लोकलाइज जहां पर इनका इफेक्ट है, जहां ये ऑपरेशन करते हैं, उसमें ये जंगल वॉरफेयर। मेरे मित्र सुरेश पचौरी साहब मेरे ज्ञान की सीमा बता रहे थे, मैं हरियाणा से ज्यादा जानता नहीं हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले दिनों बस्तर में ही अपने पार्टी के काम से कार्यक्रम से गया। उसके अलावा मैं आर्मी का कमांडो ट्रेनिंग किया है, काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वारफेयर के बहुत बिंदुओं को जानता हूं। इस प्रकार के जंगल वारफेयर में बहुत योजनाबद्ध ढंग से काम करना पड़ता है। 100 नक्सली जो एम्बुश लगा रहे हैं वो उस टेरेन को अच्छे से जानते हैं। अभिमन्यु, पचौरी जी से भी जवाब लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे आप। सीधा जवाब यह है कि सेना को उतारा जाए या नहीं, सही वक्त आ गया है क्या सेना को उतारा जाए, और बीजेपी क्या सेना को उतारने के पक्ष में है? सीधा सवाल मेरा। हम नक्सलवाद की समस्या को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए जो भी कुछ करना असंभव है और जो भी कुछ किया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में है। सरकार शासन में है, सरकार पहल करे, हम सरकार का सहयोग करेंगे, सरकार के साथ खड़े होंगे। सेना की आवश्यकता है और सरकार समझती है। सीधा जवाब यहां से भी नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आप पचौरी जी सीधा जवाब यहां से भी नहीं आ रहा है, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु ये जरूर कह रहे हैं कि वो एंटी इंसर्जेंसी के कमांडो रह चुके हैं, यानी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि नक्सलवाद से कैसा निपटना है। वो रह चुके हैं तो वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन बात ये है कि जो बस्तर में हो रहा है, बस्तर वो 1 या 2 दिन के लिए गए होंगे। हम लोग सालों से बस्तर को जानते हैं और वहाँ जो समस्या है और जो स्थिति वहाँ जो निर्मित हुई, जिसकी वजह से ये दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, अगर वो उसके क्या कारण रहे हैं और कहाँ चूक राज्य सरकार की हुई है, अगर वो अपने अनुभव से वो बताते कि कहाँ चूक हुई है तो शायद बेहतर होता। रही बात दूसरी कि वो सरकार को नक्सलवाद से निपटने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे उसका समर्थन करेंगे, तो हमने समय समय पर पार्लियामेंट में विभिन्न मुद्दों पे देखा है कि जब पार्लियामेंट्री कमेटीज की बैठक चेयरमैन के चैम्बर में या स्पीकर के चैम्बर में हुई है, तब बीजेपी ने क्या रुख लिया है और सदन के अंदर जाने के बाद बीजेपी ने क्या रुख लिया है। तो इनकी जो दोमुही नीति है उसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार रही, जब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार हुई और जब एनडीए की सरकार 2004 तक रही और जब नक्सलवाद समस्या देश के अनेक भागों में हुई, तब उन सरकार ने क्या किया और उस समय जो कुछ नहीं कर पाई उसके बारे में भाजपा का या कैप्टन अभिमन्यु जी का क्या कहना है? दीपक जी कैप्टन अभिमन्यु, सीधा सवाल है आपसे। देखिए, 65 साल में से 55 साल राज करने वाली कांग्रेस अपने पापों को किसी दूसरी पार्टी का कुछ साल शासन रहा उसके कारण से धो नहीं सकती है। फिर भी मैं कहूंगा यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये समय है, ये पैनल है। दीपक जी, आप जिस पैनल को चला रहे हो उस पैनल में गंभीर चर्चा हो, कुछ परिणाम निकल करके आए, कुछ समाधान निकल करके आए। जो आपने सेना के बारे में कहा, मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारी बहुत सक्षम है, बहुत समर्थ हैं। उनको और थोड़ा इक्विप करने की आवश्यकता है, उनको और थोड़ी इजाजत देने की आवश्यकता है कि वो फोर्स को यूज करते हुए वो इन नक्सली कैंप्स में आगे बढ़ करके उनको राजनीतिक इच्छा शक्ति का एक सहारे की आवश्यकता है। और ये जो पूरा नक्सली जो टेररिस्ट मैं इनको कहूंगा, जो नक्सलाइट्स हैं, ये एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बॉर्डर पार करके चले जाते हैं। तो राज्यों का आपस में समन्वय चाहिए, आपस में सहयोग चाहिए। ये जो सुकमा की दुर्घटना भी जो हुई है, ये छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र का और आंध्र प्रदेश की सीमा पर हुई है। और जो पहले जो तार जुड़े दिखाई देते हैं वो आंध्र प्रदेश के नक्सलियों से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये केंद्र सरकार को मुख्य रूप से, मूल रूप से
होम मिनिस्ट्री के अंदर एक एडिशनल सेक्रेटरी के चार्ज में नक्सलाइट ऑपरेशंस का पूरा सेल बना हुआ है। वो सेल इफेक्टिवली अगर काम करे, उसके पास इंटेलिजेंस इनपुट अगर सही होती और वो सीआरपीएफ के कमांडर्स को ठीक डायरेक्शन देते, ठीक गाइडेंस देते, और दुर्भाग्य से जो हमारे नेता वहां से आ रहे थे, वो पूरा काफिला जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है नक्सलाइट एरियाज के अंदर मूवमेंट का, अगर उस कॉन्वॉय की वो जो प्रोसीजर है उनको फॉलो करते, 100 मीटर का एक में आपस में गैप होता, तो भी कुछ जान माल की सुरक्षा कुछ हो सकती थी, बचाया जा सकता था कुछ लोगों को। लेकिन क्या कारण है, अलग अलग स्वर आ रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा पुष्ट खबरें नहीं है कि रूट बदला गया, किस कारण से रूट बदला गया। ये सुरक्षा की कमी नहीं थी, 1000 के करीब वहां सुरक्षा कर्मी पूरे रूट पर डिप्लॉय किए हुए थे। लेकिन मैं आज उन सब बातों को छोड़ दीजिए, ये एक विषय नहीं है। नक्सली समस्या ये एक बड़ा विषय है जिसको केंद्र सरकार को लीड लेकर के, सभी राज्यों को साथ लेकर के और एक गंभीर राजनीतिक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस समस्या को निपटने का संकल्प लेना चाहिए। और हम सरकार को आश्वस्त करते हैं कि सरकार के हर प्रयास में हम मजबूती से सरकार का साथ देंगे। रामचंद्र खान साहब, आपने अपने करियर की शुरुआत में नक्सलबाड़ी के अंदर पहला ऑपरेशन किया था। आपसे जानना चाहूंगा, तब क्या दिन थे, आज का दिन हो गए नक्सलियों के, और क्या सही वक्त आ गया है कि सेना को उतार दिया जाए? अब हमने दीपक जी, हमने जिस समय नक्सल के आमने सामने कुछ ऑपरेशन किया था, वो ऑपरेशन और वो कल्पना कोई राज्य सरकार की नहीं थी, वो भारत सरकार की कल्पना थी जिसका नाम था ऑपरेशन एक्लिप्स। ये 1970 की बात। मैं उस वक्त पूरा आईपीएस हुआ भी नहीं था, मैं अभी आईपीएस प्रोफेशनल था और उसका कमांडर मुझको बनाया गया था। उस वक्त नक्सल वैचारिक युद्ध कर रहे थे, लेकिन मैसिव एक्सप्लोजन और एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर रहे थे क्लास एनिमी को एनालाइज करने का, असैसिनेट करने का। तो बिहार के एक हिस्से में उन्होंने ये प्रयोग किया था और वो एक बहुत ही छोटा ऑपरेशन था और हमने उनको बुरी तरह घेर लिया था। उस वक्त हमें गोलीबारी करने की जरूरत पड़ी नहीं और उनके नेटवर्क बहुत छोटे थे। हालांकि उन्होंने खड़गपुर के पहाड़ और जंगलों में ये सब किया था और थोड़ा सा सीआरपी, थोड़ा सा बीएसएफ और ज्यादातर मिलिट्री पुलिस बिहार की और पुलिस का ही इस्तेमाल हुआ था। और उस जमाने के बड़े सीनियर ऑफिसर लोग हमें मार्गदर्शन दे रहे थे। खुद रुस्तम जी ने उसको देखा था और हमने काफी गिरफ्तारियां की। उन्होंने हम पर हमला नहीं किया और ये हमारा अनुभव था कोई 1 साल का। उसके बाद दूसरा अनुभव था जो मैं सीनियर एसपी पटना था 82-83 में। तो उस समय नक्सल मध्य बिहार में बड़ा खूनी तरीके से बढ़ रहा था और हमने पुलिस के ऑपरेशन तो किए ही, हमने जनता को ऑर्गेनाइज किया, खास तौर से जो उनके विक्टिम थे। और मैं उनके बहकावे में, प्रचार में और उनको क्लास एनिमी घोषित करने के बारे में मैंने बिहार सरकार से बात की और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया और मैंने लाइसेंसिंग की थी और जो हथियार इंपाउंड कर लिए गए थे उनको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत मैंने वो सारे हथियार वापस किए। और उस जमाने में अगर 3 महीने के ऑपरेशन में ही नक्सल के पांव उखड़ गए थे और ये पटना जिला से बाहर चले गए थे। ये भी मेरा छोटा अनुभव था। लेकिन अभी जो आप लोग बहस कर रहे हैं, आपको लगता है कि सेना को उतारने का वक्त आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूं उस पर। और आपने बड़ा ही मौजूद सवाल भी उठाया है और समाधान भी दिया है। ऐसा है कि ये जो नक्सल हैं ये उसकी तरफ नहीं है, सीपीएम की तरह रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट नहीं है। ये सीपीएमएल की तरह ही डॉक्टर नायर मार्क्सिस्ट और रेवोल्यूशनरी नहीं है। ये सीपीआई की तरह भी नहीं है। उनके सबके वैचारिक आधार हैं। सब क्रांति में विश्वास करते हैं, सब परिवर्तन में विश्वास करते हैं और आने वाले दिनों में अगर उनको मौका मिले तो वो हथियार उठा सकते हैं। लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी को वर्ण किया है, हमारे संविधान के प्रति निष्ठा जताई है और अनेक बार नक्सल लोगों से
ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों से वो लड़ चुके हैं। आज की स्थिति ये है कि जो नक्सल हैं उनकी लॉयल्टी सिर्फ एक जगह है, चीन के सामने, माओ के सामने। और चीन और माओ की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स है, हिंदुस्तान के खिलाफ जो पॉलिटिक्स है, एशिया और ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गए हैं वो। और उनका एकमात्र एम हथियार के बल पर सत्ता में आना है। सत्ता कामी है, विकास की बहस भी वो उठाते हैं और समता की बहस भी उठाते हैं, लेकिन उसमें भरोसा उनका नहीं है। वो ऐसे इलाकों में काम नहीं करते जहां जंगल और पहाड़ों के इलाके से 1000 गुना ज्यादा गरीबी है। उनको चाहिए पहाड़, उनको चाहिए जंगल, ताकि उनको छिपने का टेरेन मिले और वहां से वो ऑपरेट कर सकें। और जहां पुलिस को पहुंचने का मादा नहीं है, जहां सीआरपीएफ बीएसएफ को ट्रेनिंग नहीं है, ऐसे इलाके को कब्जा करके, टेरेन को कब्जा करके उन्होंने पूरी तरह स्मॉल वार या लो इंटेंसिव वार या पूरी तरह सिविल वार का सिचुएशन बना रखा है। ऐसे माहौल में जिस तरह के कत्लेआम हुए हैं पिछले 30 सालों में उनके द्वारा, जिस तरह उन्होंने चीन से हथियार लिया है, पाकिस्तान से लिया है, बर्मा से लिया है, बोरो आंदोलन से लिया है, नेपाल से लिया है, और जिस तरह उन्होंने स्पेशल नेटवर्क बनाया है मिलिट्री से लड़ने का। पुलिस तो बहुत छोटी चीज है, उनके तो वार के ऐसे मिलिट्री प्लान्स हैं कि वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि मिलिट्री से लोहा कैसे लिया जाए। ऐसी स्थिति में सवाल ये है कि भारत सरकार कब तक डीथर करती रहेगी ऐसे मामलों में जब वार का सिचुएशन हो, जब सारे वेपन्स वार के हों, जब सारे एम्स वार के हों, जब सारे नतीजे वार के हों और सारे पहाड़ और जंगलों से ऑपरेट किया जाता हो, स्मॉल वार हो, कंटिन्यूड वार हो, जहां सारी टेक्नोलॉजी वार की हो, हथियार वार के हों। वैसे समय में हमें से पुलिस और सीआरपी और बीएसएफ की बात करना, और एंटनी साहब ने जो कह दिया है, तो एंटनी साहब कोई अंतिम आदमी नहीं है। अभी तो भारत की कैबिनेट ने इस पर निर्णय नहीं लिया है, अभी तो सारे पॉलिटिकल पार्टी ने बहस भी शुरू नहीं किया। बिल्कुल एंटनी साहब के जिम्मे पाकिस्तान का बॉर्डर है। मतलब आप मानते हैं कि सेना का इस्तेमाल होना चाहिए। इसी पर राय लेते हैं ब्रिगेडियर आरडी शर्मा जी से। शर्मा जी, क्या सेना का इस्तेमाल होना चाहिए? दीपक जी, मैंने आपकी चर्चा को बड़े ध्यान से सुना है। इसको भारत सरकार को ऊंचे स्तर पर। खान साहब, मैं लौटता हूं आपके पास, सिर्फ 1 मिनट का वक्त दीजिए। हमारे साथ शर्मा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आर्मी को जरा पहाड़ों में उतारना चाहिए। सुन, जरा एक बार ऐसा है कि मैंने आपकी चर्चा को बड़े ध्यान से सुना है, और आपकी चर्चा में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो है जो राजनीति कर रहे हैं इस दुर्घटना के बलबूते पर। पचौरी साहब हैं, वो बजाय इस पैनल में योगदान करने के, वो राज्यसभा जैसी स्पीच दे रहे हैं हमें। अभी जो आपने प्रश्न उठाया कि क्या सेना का प्रयोग किया जाना चाहिए अभी या उतार देना चाहिए उसे, उसके बारे में आपको अपने विचार बताता हूं। ये समस्या जो अभी 40-45 वर्ष लंबी हो गई है और नक्सलवाद से लेकर माओवादी बन गई है, इसके लिए अभी इसको निपटने के लिए हमें बड़ी तैयारी करनी होगी। यदि हमारी लोकल पुलिस और सीआरपीएफ और दूसरे हमारे जो सैन्य बल हैं, वो उनके साथ सेना का सहयोग होना और सेना का उनके साथ सहयोग होना बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए कि हर प्रकार के ऑपरेशन करने के लिए केवल एक प्रकार की युद्ध सामग्री या एक प्रकार की युद्ध योजना या उसमें उतारे जाने वाले लोगों की ट्रेनिंग नहीं हो सकती। इसलिए अगर आज राष्ट्र ये निर्णय लेता है कि समस्या अब पानी जो है हमारे सिर से ऊपर उतर गया है, तो एक समुचित योजना इसकी बनानी पड़ेगी कि इन सभी अंगों का उसमें क्या योगदान हो। और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण एक राजनीतिक या नीतिवान हुए हैं चाणक्य, उनकी, और आप जानते हैं कि हम सभी कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, ये चारों नीतियां साथ चलनी चाहिए। केवल दंड पर या सेना पर
सारा भार डाल देना। और ये शायद आज ये चाहते, जैसे अभी रामचंद्र खान कह रहे थे कि आज नक्सली भी ये चाहते हैं कि किसी तरह से भारतीय सेना को बगैर पूरी तैयारी किए, बगैर पूरी ट्रेनिंग किए और बगैर कोऑर्डिनेशन किए उतार दिया जाए और फिर उसको विफल किया जाए। इस योजना, इस ट्रैप में हमें नहीं आना चाहिए। समय आ गया है कि तुरंत ही एक समुचित योजना बनाई जाए जिसमें राष्ट्र का जो बाहुबल है, जिसमें पुलिस भी है, सीआरपीएफ भी है और सेना भी, इन सब की एक समुचित योजना बने। और पूरा जो हमारा ये रेड कॉरिडोर है जिसमें आज ये नक्सलवादी अपना पूरा माहौल बनाए हुए हैं,